स्टूडेंट, जैसा कि हम बात कर रहे थे पार्ट नंबर 5 दैनिक जीवन में रसायन की। तो दैनिक जीवन में रसायन में हमारे पास जो टॉपिक चल रहा था वो था साबुन। साबुन के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता दिया गया था, लेकिन यहाँ पर आप दोबारा से देखिए कि साबुन क्या होता है। साबुन जो है उच्च वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं। साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं। साबुन जो होते हैं मृदु जल में तो सफाई का कार्य करते हैं, लेकिन कठोर जल में ये सफाई का कार्य नहीं करते हैं। तो हमारे पास परीक्षा में यहीं से प्रश्न आता है कि साबुन मृदु जल में तो सफाई का कार्य कर पाते हैं, लेकिन कठोर जल में ये सफाई का कार्य नहीं कर पाते हैं। क्यों? इसका कारण बताइए। तो सबसे पहले जो हम है साबुन को बनाना सीखते हैं कि साबुन को रसायन विज्ञान की भाषा में कैसे बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हम है CH2COR, जैसा कि आपको पहले भी बताया गया था, इसी के साथ जो हम है सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, जिसके हम 3 अणु लेते हैं यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के। अब हम इसको साबुन बनाने के लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि यहाँ पर जो अपने पास में एल्किल ग्रुप होता है वह 3 है। तो सबसे पहले हम इस एल्किल ग्रुप की जगह हाइड्रोक्साइड जो है OH समूह है जो हमारे पास में यहाँ पर भी 3 है, तो इन तीनों को इन 3 के साथ हम अटैच कर देते हैं। एक सीखने के लिए है। सबसे पहले हमने CH2 किया, इसी के साथ जो हमारे पास में OH है हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो 3 है, तो 1 2 और 3 हम लगा दिए। अब हमारे पास में 3 बच गए Na और 3 ही बच गए जो ग्रुप हमारे पास में CWR। तो हम क्या करते हैं 3 R कितने हैं 3, CW कितने बचे अपने पास में 3, और इसी के साथ में Na कितने बचे 3। तो हमारे पास में सूत्र बनता है 3RCOONA। तो ये बनता है साबुन, और इधर बन जाता है हमारे पास में ग्लिसरॉल। ये बन जाता है हमारे पास में साबुन और ये बन जाता है ग्लिसरॉल। प्रश्न है कि साबुन जो है मृदु जल में तो सफाई का कार्य करते हैं, लेकिन कठोर जल में क्यों नहीं करते। तो इसका उत्तर है कि साबुन जो है मृदु जल में सफाई का कार्य करता है, लेकिन कठोर जल में सफाई का कार्य नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कठोर जल में उपस्थित जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन है, मृदु जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन नहीं होते हैं। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं, जो कि सोडियम के आयन को प्रतिस्थापित कर देते हैं, और जो सोडियम का आयन है वो हमारे पास किस में उपस्थित है, साबुन में। तो साबुन में जो है सोडियम और पोटेशियम के लवण है, जबकि कठोर जल में है कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण। यहाँ पर जो सोडियम और पोटेशियम के लवण जो हैं वो क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन मृदु जल में तो घुलनशील होते हैं। तो साबुन जो है मृदु जल में तो अपना सफाई का कार्य कर लेता है। साबुन जो है मृदु जल में तो सफाई का कार्य कर लेता है, क्योंकि मृदु जल में सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं जो कि जल में घुलनशील हैं, और अच्छे से वो जल में घुल जाते हैं, जिससे वो पूरी गंदगी को बाहर निकाल देते हैं। जबकि जो कठोर जल होता है उसमें साबुन जो है अपनी क्रिया नहीं दर्शा पाता, सफाई नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि कठोर जल के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो लवण हैं साबुन में उपस्थित सोडियम और पोटेशियम लवणों को प्रतिस्थापित कर देते हैं, और अपने स्वयं के अम्ल जो उच्च वसीय अम्ल है, खुद के जो अम्ल हैं वो बना देते हैं। अब इनके पास क्या है, अम्ल में कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो जो कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण हैं वह साबुन में उपस्थित सोडियम और पोटेशियम के लवणों को हटा करके स्वयं स्थान ले लेते हैं और कैल्शियम मैग्नीशियम आयन बना लेते हैं। यहाँ पर जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है वो क्या होता है कि जल में अघुलनशील होते हैं, और ये अवक्षेपित हो जाते हैं, जिससे सफाई की क्रिया नहीं हो पाती है। यहाँ पर आप दोबारा से सुनिएगा कि जो साबुन है मृदु जल में सफाई का कार्य कर पाता है, लेकिन कठोर जल में नहीं कर पाता। क्यों? साबुन जो है मृदु जल में सफाई का कार्य कर पाता है, क्योंकि साबुन जो है उसमें सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं जो कि जल में पहले ही घुलनशील है, और जब वो जल में पहले से घुलनशील है तो सफाई की क्रिया आसानी से हो जाती है। जबकि जो कठोर जल होता है उसके अंतर्गत कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण है। मैं आपको बता दूं ये लवण अघुलनशील होते हैं जल में।
यहाँ पर उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम जो लवण है ये क्या करते हैं, सोडियम के आयनों को प्रतिस्थापित कर देते हैं और उच्च वश्य अम्ल के कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन बना लेते हैं, जिससे ये जल में अघुलनशील हो जाते हैं और ये अवक्षेपित हो जाते हैं, जिससे सफाई की क्रिया आसानी से नहीं हो पाती है। इसलिए साबुन मृदु जल में तो सफाई का कार्य कर पाता है, लेकिन कठोर जल में सफाई का कार्य नहीं कर पाता। यहाँ बात कर ली हमने साबुन की, तो यहाँ पर जो साबुन है कठोर जल में कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन मृदु जल में कार्य कर रहा है। तो कठोर जल में कौन कार्य करता है, जैसा कि आप रोजाना दैनिक दिनचर्या के अंतर्गत भी देखते हैं, जो अपमार्जक आती है वह अच्छे से हमारे कपड़ों की सफाई कर देती है, जबकि साबुन जो है अच्छे से पूरी तरह से उस भारी कपड़ों को सफाई की क्रिया में सफल नहीं हो पाता है। इसी के साथ में अपमार्जक, जिसको डिटर्जेंट कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिटर्जेंट, जिसका मीन का मतलब ही यही होता है टू वाइप क्लीन। डिटर्जेंट का मतलब ही होता है टू वाइप क्लीन, स्वच्छ करना। किसको, जो कठोर जल में उपस्थित हमारे पास में कपड़े हैं उनको। देखिए जो अपमार्जक है उसमें हमारे पास में दो प्रकार के आयन होते हैं, उसमें से पहला है सोडियम एल्किल सल्फेट, दूसरा है सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट, जिनके सामान्य सूत्र मैंने आपको यहीं पर दिखा दिए हैं। अपमार्जक दो प्रकार के आयनों से मिलकर के बनते हैं, सोडियम एल्किल सल्फेट तथा सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट। ये जो आयन हैं क्या करते हैं, साबुन में जो सोडियम और कैल्शियम मैग्नीशियम के आयन को प्रतिस्थापित करके कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फोनेट आयन बना लेते हैं। यहाँ पर अपने पास में प्रश्न यह आएगा कि जो अपमार्जक है वह कठोर और मृदु जल दोनों में कैसे कार्य करता है। यहाँ पर हमने बात की थी कि साबुन जो होगा मृदु जल में ही कार्य करता है, लेकिन कठोर जल में नहीं करता। स्पष्ट कर दिया था कि कठोर जल में इसलिए नहीं करता क्योंकि यह मृदु जल में उपस्थित सोडियम आयनों को प्रतिस्थापित करके कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन बना लेते हैं, जो कि जल में अघुलनशील होते हैं। यहाँ पर बात करें अपमार्जक की, तो अपमार्जक जो है मृदु जल में और कठोर जल में दोनों में अपना कार्य कर पाता है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर अपमार्जक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर उपस्थित सोडियम कैल्शियम और मैग्नीशियम जो आयन है प्रतिस्थापित होकर के कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फोनेट आयन बनाते हैं। कहने का मतलब जो हमारे पास में जल उपस्थित है उस जल के अंदर सोडियम कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयन है वो प्रतिस्थापित हो जाते हैं, और जो अपमार्जक के आयन है वे कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फोनेट के आयन बना लेते हैं, लवण बना लेते हैं, जो कि जल में क्या होते हैं, घुलनशील है। वहां पर अपमार्जक ने कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन बनाए थे, लेकिन वो जल में अघुलनशील थे। यहाँ पर जो अपमार्जक है वह कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फोनेट लवण बना रहे हैं, जो कि जल में घुलनशील है। ये अवक्षित नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण से इसकी जो सफाई की क्रिया है बहुत अच्छी आती है। प्रश्न है अपमार्जक कठोर और मृदु जल दोनों में कार्य कर पाता है। कैसे अपमार्जक कठोर और मृदु जल दोनों में कार्य कर पाता है, क्योंकि अपमार्जक में उपस्थित सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम के जो आयन होते हैं वह प्रतिस्थापित होकर के कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फोनेट के लवण आयन बना लेते हैं, जो कि जल में घुलनशील होते हैं। जिस तरीके से वो जो घुलनशील है उससे वो पानी जो है जल है वो अवक्षित नहीं हो पाता है, और जो सफाई की क्रिया है वह आसानी से हो जाती है। लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि जो अपमार्जक है उससे जल प्रदूषण की समस्या ज्यादा होती है, क्योंकि जो जीवाणु है आसानी से इस जल का अपघटन नहीं कर पाते। अपमार्जक जो है उससे जल प्रदूषण की समस्या आती है, जबकि साबुन के कारण से जल प्रदूषण की समस्या नहीं आती है। अपमार्जक में जो है झाग ज्यादा बनने लगते हैं, जिससे जीवाणु जो है इनका आसानी से अपघटन नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो अपने पास में अपमार्जक है उसमें जल प्रदूषण की समस्या ज्यादा आती है। हमने अभी यहाँ पर साबुन देखा, अपमार्जक देखा। अब इन दोनों को अगर हम मिला करके बात करें प्रक्रिया के अंदर, तो एक नया टॉपिक निकलता है, वो होता है मिसेल। देखिए यहाँ पर मिसेल का क्या अर्थ है। साबुन और अपमार्जक जब दोनों को मिलाया गया, दोनों की प्रक्रिया करवाई गई, तो रासायनिक विज्ञान के आधार पर शोधन की प्रक्रिया के तहत मिसेल का निर्माण हुआ। मिसेल का निर्माण से मतलब जैसे कोई कपड़ों पर तेल की चिकनाई की बूंद आ जाती है, और तेल की जो चिकनाई की बूंद है वह साबुन से पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाती है, उसको जो अपमार्जक पूरी तरीके से साफ कर देता है। तो यहाँ पर साबुन और अपमार्जक दोनों जब हमने प्रयोग में लिए तो उसका एक नया ही नाम निकल के आता है, वह होता है मिसेल।
तो देखिए ये जो मिसेल है साबुन और अपमार्जक दोनों की क्रियाओं को कैसे करता है। तो देखिए साबुन और अपमार्जक के शोधन की प्रक्रिया को यहाँ पर हम मिसेल कहते हैं। जैसे कि हमने साबुन का सूत्र बनाया था RCWNA, जहाँ की हमने यहाँ पर पहले ही बना लिया था। जब इसको जल में अपघटित करवाया जाता है, जल में तोड़ा जाता है, तो यह RCOO+ और Na में अलग हो जाता है, इसका जल विघटन हो जाता है। यहाँ पर इस R एल्किल ग्रुप की जगह हम जो है C17H35 सोडियम स्टेट जैसे साबुन का एक उदाहरण लेते हैं। C17H35 की जगह हमने उदाहरण लिया है, CWNA हमारे पास में है ही, इसके साथ R में हमने C17H35 CW का CW और Na हमारे पास में अलग हो गया। इसी तरीके से हम सोडियम स्टेट जैसे साबुनों का निर्माण कर सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पर एक चित्र आपको प्रदर्शित किया है। इस चित्र के अंदर हमको दो भाग दिखाई दे रहे हैं। एक तो होता है पूंछ वाला भाग जो कि सांप की तरह आगे बढ़ रहा है। यह भाग जो है माइनस की तरफ आगे जाता है, जिसको हम CW- कहते हैं, ऋणावेशित सिरे की तरफ आगे जाता है। देखिए जब यहाँ पर हमने इस चित्र को इस तरीके से प्रदर्शित किया तो इस चित्र को हम कैसे व्याख्या करेंगे। यहाँ पर दो सिरे होते हैं। मिसेल निर्माण की प्रक्रिया के अंदर दो सिरे होते हैं, एक तो हाइड्रोकार्बन सिरा और एक होता है ध्रुवीय सिरा। हाइड्रोकार्बन सिरा जो होता है जल विरोधी कहलाता है और ध्रुवीय जो सिरा होता है वह जल स्नेही कहलाता है। हाइड्रोकार्बन जो भाग होता है जल विरोधी होता है, ध्रुवीय भाग होता है जल स्नेही भाग होता है। इस क्रिया के अंतर्गत जो भाग आगे ऋणावेशित की तरफ निकलता है वह ध्रुवीय कहलाता है। देखिए हाइड्रोकार्बन जो भाग होता है अंदर की तरफ निकलता है और ध्रुवीय सिरे से बाहर या गंदगी को निकाल देता है। प्रक्रिया के अंतर्गत कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हमने बात की कि साबुन और अपमार्जक के शोधन की प्रक्रिया के द्वारा मिसेल के अणुओं का निर्माण किया जाता है। इसके अंतर्गत हमने सोडियम स्टेट जैसे साबुन का उदाहरण लिया है। सोडियम स्टेट जैसे साबुन को हमने उपयोग में लिया। फिर हम बात कर रहे हैं गंदगी को हम कैसे निकालते हैं मिसेल की प्रक्रिया के द्वारा। तो हमने यहाँ देखा कि एक डायग्राम बनाया जिसमें एक दो भाग है, हाइड्रोकार्बन भाग और एक होता है ध्रुवीय भाग। हाइड्रोकार्बन भाग जल विरोधी भाग कहलाता है, ध्रुवीय भाग जल स्नेही भाग कहलाता है। हाइड्रोकार्बन जो भाग होता है वह अंदर की तरफ होता है और ध्रुवीय भाग जो होता है वह बाहर की तरफ होता है। हम बात करते हैं यहाँ पर जो अधिकांश तेल की बूंद होती है, चिकनाई होती है, गंदगी होती है, जो जल में क्या होती है एग्रोजीन है, यानी अधिकांश तेल की बूंदें कोई कपड़ों पे लग जाती है तो पूरी तरीके से वह जल में घुल नहीं पाती है। वह गंदगी जो जल है उसको पूरा तरीके से खींच नहीं पाता है। तो उसमें जब वह गंदगी कैसे निकलती है वो हम देखते हैं यहाँ पर कि अधिकांश तेल की बूंद, चिकनाई आदि जल में क्या होती है एघुलनशील होती है। एघुलनशील होने के कारण से जो साबुन क्रिया में यह चारों तरफ क्या करती है मिसेल के अणु बन जाते हैं। कहने का मतलब जो अपने पास में एघुलनशील ये है, अधिकांश तेल की बूंद, चिकनाई आदि जल में एघुलनशील होती है, जो कि साबुन क्रिया के अंदर चारों तरफ ये मिसेल के अणु बना लेते हैं, जैसे कि आपको चित्र में दिखाया गया है। जल जो है यहाँ पर चिकनाई को अपनी ओर आकर्षित करता है और ध्रुवीय सिरा जो है चिकनाई को बाहर की तरफ निकालता है। देखिए हाइड्रोकार्बन जो भाग है जिसको हम जल विरोधी भाग कह रहे हैं, यह चिकनाई को अपनी तरफ आकर्षित करता है और ये जो हमने बाहर की तरफ जो सिरा दिखाया है वह चिकनाई को अपनी अंदर की ओर ले जाकर के बाहर की ओर धकेल देता है। मिसेल जो निर्माण होता है इस क्रिया के अंतर्गत हो जाता है, जिससे ध्रुवीय सिरे से क्या हो जाता है गंदगी जैसे ही बाहर निकलती है तो चारों तरफ मिसेल के अणु बन जाते हैं और जो संपूर्ण अपने पास में गंदगी होती है, चिकनाई होती है, जल में ही क्या हो जाती है समाहित हो जाती है, आकर्षित हो जाती है। उस पूरी सामग्री को समझने के लिए एक सीधा स्वरूप यह है कि हाइड्रोकार्बन भाग जल विरोधी होता है, ध्रुवीय भाग जल स्नेही होता है। हाइड्रोकार्बन भाग क्या करता है चिकनाई को अपनी तरफ आकर्षित करता है और आकर्षित करते हुए जब ये बाहर ले जाता है तो ध्रुवीय भाग की तरफ बाहर निकाल देता है। तो ध्रुवीय भाग की तरफ जैसे ही बाहर निकालेगा तो जल के अंदर क्या होगी चिकनाई आकर्षित हो जाएगी और कपड़ा पूरी तरह से साफ हो जाएगा। इसी प्रक्रिया को मिसेल निर्माण की प्रक्रिया कहते हैं। इसी तरीके से हमारा जो पार्ट है वह पूरा होता है। अब जो आगे है केमिस्ट्री का अगला पार्ट
हम उसकी ओर चर्चा करेंगे।